नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग अरेना ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की लेक्चर के अंदर हम नर्वस सिस्टम का डिजीज पोर्शन पढ़ रहे हैं। उस डिजीज पोर्शन के अंदर एक टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को हिंदी में बोला जाता है मिर्गी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम्पिटिटिव व्यू से और जनरल डेली लाइफ में भी ये जो केसेस है देखने को मिलते हैं, एपिलेप्सी या सीजर्स, ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एपिलेप्सी पढ़ने से पहले एपिलेप्सी के अंदर एक सिम्टम्स होता है सीजर्स। तो सीजर्स क्या है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सीजर्स जो है ये डिजीज नहीं है, इट इज क्या है, इट इज सिम्टम। तो आपसे पूछा जाए कि सीजर्स क्या है, कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है? नहीं, सीजर्स क्या है, सिम्टम्स है। अब बात करेंगे सीजर्स की। तो सीजर्स क्या है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन में, आपने न्यूरॉन का नॉर्मल फंक्शनिंग सब लोग जानते हो कि एक्शन पोटेंशियल, नर्वल जो इलेक्ट्रिक जो वेव्स है, इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन वो ट्रांसफर होती है। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती है उनका एबनॉर्मल तरीके से ब्रेन के अंदर लीकेज होना, वो ही क्या है, सीजर्स। तो सबसे पहले सीजर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सीजर्स आर एबनॉर्मल। नॉर्मल होता तो उसको बीमारी नहीं बोलते। एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। तो सीजर्स की डेफिनेशन क्या है, सीजर्स आर एबनॉर्मल। नॉर्मल होती तो इसको डिजीज के अंदर अपन नहीं पढ़ते। सडनली का मतलब अचानक रूप से हुई एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो नॉर्मल ब्रेन की एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल इंपल्स से वो डिस्चार्ज होता है, लेकिन एक्सेसिव वर्ड आ रहा है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन। मतलब ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक्सेसिव मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में एबनॉर्मल रूप से प्रोडक्शन होना ही क्या है, सीजर्स। क्या वही क्या है, सीजर्स। तो इस सीजर्स का क्रॉनिक रूप से एक्टिविटी अगर है तो उसी को क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी को डेफिनेशन क्या होगी, तो क्रॉनिक सीजर एक्टिविटी कॉल्ड एपिलेप्सी। क्रॉनिक का मतलब एक बार सीजर की एक्टिविटी भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स तक, उसको बोला सीजर। लेकिन वही सीजर्स की जो क्रॉनिक जो एक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म तक चल रही, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है एपिलेप्सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिर्गी। तो एपिलेप्सी की डेफिनेशन क्या है, क्रॉनिक सीजर एक्टिविटी इज कॉल्ड एपिलेप्सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन वो क्लियर होगी। सीजर क्या है, एक डिजीज नहीं, सीजर क्या है, सिम्टम्स है, जिसके अंदर ब्रेन के जो एरिया है इससे न्यूरॉन से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का डिस्चार्ज होता है, उसी को क्या बोला जाता है, सीजर्स। और सीजर्स का एक्सेसिव या क्रॉनिक रूप लेना ही क्या है, एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई कि मिर्गी क्या है, कि ब्रेन के अंदर जो करंट है उसका एबनॉर्मल तरीके से, अचानक तरीके से और एक्सेसिव अमाउंट में डिस्चार्ज होना ही क्या है, एपिलेप्सी। वही क्या है, एपिलेप्सी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये जो एपिलेप्सी है किन कारणों की वजह से हो सकती है, दैट मीन्स इटियोलॉजी क्या क्या होती है। इटियोलॉजी की बात अपन करेंगे। इटियोलॉजी नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इटियोलॉजी। तो ब्रेन के अंदर जो ये एबनॉर्मल या सडन जो चेंजेस आ रहे हैं, ये क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कारण में एक तो ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो गया हो, और ट्यूमर की वजह से वो ट्यूमर में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन सेल्स है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ ट्यूमर है वहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट होगी, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा वहाँ से, वो भी एक वजह हो सकती है। दूसरी कोई हेड के ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा का मतलब कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई हो, और इंजरी की वजह से जो कंडक्शन सिस्टम है ब्रेन का उसमें कुछ चेंजेस आ गए हो। इंजरी, हेड ट्रॉमा के 1 साल तक सीजर पेशेंट को रिस्क होती है एपिलेप्सी की या सीजर्स की, क्योंकि उसमें कभी भी है वो चेंजेस ब्रेन ट्रॉमा की वजह से हो। तो सेकंड जो कारण की बात करें वो है हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा के बाद में कुछ होता है आइडियोपैथिक या इडियोपैथिक रीजन्स ये होते हैं कि इसमें कई बार या बचपन में कभी मान लो सीजर्स हुआ हो, सीजर्स की एक्टिविटी आई, या बचपन में एपिलेप्सी
कि सिम्टम एपिलेप्सी थी, जैसे कि 1-2 साल की एज में, उसके बाद में ड्रग्स ली और ठीक हो गया पेशेंट, लेकिन आफ्टर 20 या 25 ईयर्स हो भी अगेन वापस सिम्टम्स अपीयर होना, वो क्या कहलाता है? इडियोपैथिक, मतलब अज्ञात कारणों की वजह से। नेक्स्ट, टॉक्सिन्स या हाइपरपायरेक्सिया। कई बार पेशेंट के अंदर इतना तेज बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर, जिसको बोलते हैं फेब्राइल सीजर। उस बुखार की वजह से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लग जाता है, जिसकी वजह से सीजर प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? फेब्राइल सीजर्स, फेब्राइल कंडीशन की वजह से। या ब्रेन के अंदर कोई हाइपोक्सिक कंडीशन हो, जैसा कि हाइपोक्सिया का मीन्स ये है ब्रेन की जो सप्लाई है, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स है, उनमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, एन्यूरिज्म या कोई प्रेशर, ये सब की वजह से ब्रेन के अंदर क्या हो रहा? सेरेब्रल हाइपोक्सिया। और सेरेब्रल हाइपोक्सिया लीड्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो उस वजह से भी पर्सन में एपिलेप्सी या फिट्स है वो डेवलप हो सकते हैं। या कोई इन्फेक्शन, ब्रेन का इन्फेक्शन, जैसे कि मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, एनसेफेलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एनसेफेलोम। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग टाइप का बैक्टीरियल या वायरल कोई इन्फेक्शन, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स में पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गई। पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से पर्सन के अंदर बार बार सीजर्स प्रोड्यूस होना, और बार बार सीजर्स का प्रोड्यूस होना, क्रोनिक सीजर एक्टिविटी इज कॉल्ड एपिलेप्सी। नेक्स्ट अपन रीजन की बात करें, बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी का मीन्स ये नॉर्मल लेबर से अगर बच्चा डिलीवर हुआ, कई बार जो डिलीवरी टेबल होती है उससे बच्चा, या फिर हाथ से है, या हेल्थ केयर पर्सनल उनकी या दाइज है, उनके हाथ से बच्चा है स्लिप हो जाता है, नीचे फॉल डाउन हो जाता है। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो इटियोलॉजी है, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर, जैसा कि मैंने बताया, ब्रेन के अंदर ये क्या है? मोस्ट कॉमन कोज है, मोस्ट कॉमन कोज है एपिलेप्सी का। तो ब्रेन के अंदर ट्यूमर होगा, तो ट्यूमर में क्या होगा? ये जो ब्रेन के अंदर क्या है? ट्यूमर। उस ट्यूमर में बहुत सारे न्यूरॉन, तो बहुत सारे न्यूरॉन से बहुत सारा इलेक्ट्रिकल करंट, और वो इलेक्ट्रिकल करंट एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी, और उस एबनॉर्मल एक्टिविटी को क्या बोला? सीजर। वो सीजर की क्रोनिक जो है स्टेज को अपन ने क्या बोला? बार बार सीजर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोला एपिलेप्सी। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ब्रेन ट्यूमर। सेकेंड, अगर इटियोलॉजी की बात करें तो हेड ट्रोमा, हेड इंजरी। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान अगर पर्सन को हेड इंजरी लग जाती है, तो हेड इंजरी के 1 साल के अंदर अंदर सीजर्स का क्रोनिक एक्टिविटी होना ही क्या है? एपिलेप्सी। तो हेड इंजरी की वजह से ब्रेन में वेरियस न्यूरोलॉजिकल जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होना, और पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसका लीकेज और एबनॉर्मल प्रोडक्शन, वही क्या है? एपिलेप्सी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉक्सिन्स। कुछ वेरियस टाइप्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो टॉक्सिन ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको क्रॉस करके ब्रेन तक है वो चले जा सकते हैं। जैसा कि कर्निक टेरस की वजह से समटाइम्स अगर न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के अंदर अगर जो बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो बिलिरुबिन का लेवल है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके बिलिरुबिन ब्रेन के अंदर जा सकता है, और ब्रेन के अंदर वो पैथोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से सीजर प्रोड्यूस या एपिलेप्सी पर्सन को हो सकती है। तो ऐसे टॉक्सिन्स या टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि न्यूरॉन के लिए या न्यूरॉन सेल्स के लिए, ब्रेन के जो ग्लियल सेल्स के लिए टॉक्सिसिटी का काम करते हैं, वो वेरियस जो टॉक्सिन, वो ड्रग्स हो सकती है, वेरियस जो आईवी ड्रग्स या पेरेंटल रूट से जो दे रहे हैं, या ओरल ड्रग्स। इसके अलावा केमिकल एक्सपोजर हो सकता है उसका, या सांस को ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जिसकी वजह से वो जो सांस के थ्रू टॉक्सिन जा रहे हैं वो फाइनली ब्लड में, और ब्लड के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन में। तो टॉक्सिन की वजह से भी ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना ही क्या है? एपिलेप्सी। सेरेब्रल हाइपोक्सिया, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, सेरेब्रम के अंदर किसी ना किसी जो सेरेब्रम की जो वेसल्स को सप्लाई करने वाले जो वेसल्स है, उसमें कोई ट्यूमर, कोई प्रेशर, कोई लीजन, कोई इन्फेक्शन, इनकी वजह से सेरेब्रम में हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल जो चेंजेस है वही क्या है? एपिलेप्सी। नेक्स्ट, हाइपरपायरेक्सिया, बहुत ज्यादा फीवर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, वो क्या बोलते हैं? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर 102 से अबव 102 से फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा अगर पर्सन का अगर बॉडी टेम्परेचर है, उसको बोला हाइपर पायरेक्सिया। और हाइपर पायरेक्सिया में भी ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उनमें एबनॉर्मल सडन चेंजेस है, ओके, एबनॉर्मल एक्टिविटी डिस्चार्ज होना है क्या? फेब्राइल सीजर।
तो फेब्राइल मतलब बुखार की वजह से भी सीजर, अगर हाइपरपायरेक्सिया कंडीशन है तो भी सीजर प्रोड्यूस हो सकते हैं। और सीजर बार बार सीजर का क्रॉनिक एक्टिविटी होना एपिलेप्सी। बर्थ इंजरी, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, बर्थ के दौरान जो बच्चा है इंजरी टेबल से स्लिप हो गया या हेल्थ केयर पर्सनल या डाइज या फिर मदर से जो वर्नियस कैसियोसा होता है वो स्लिपी नेचर का होता है, चिकना होता है, जिस वजह से बच्चा अगर हेड इंजरी, बच्चा गिरा, फॉल डाउन हुई, फॉल इंजरी अगर हेड में हुई तो हेड में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल जो रिदम उसमें चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से पर्सन में सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। सीजर्स की क्रोनिक जो एक्टिविटी है वो क्या है, एपिलेप्सी। नेक्स्ट, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेन की जो सेल्स है उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म। क्या ब्रेन के सेल्स है उनको एनर्जी कैसे मिलेगी, मेटाबॉलिज्म। और अगर बच्चे के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे कि मैं बात करूं, यह होता है पीकेयू, फिनाइल कीटोयूरिया, पीकेयू डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोयूरिया, दैट मीन्स कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन इसके अंदर और फेनिलएलानाइन की कमी की वजह से कीटोन बॉडीज है और यूरिया का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, जो कि ब्रेन में टॉक्सिसिटी कोज कर रहा है। तो ऐसा कोई इनबोर्न जन्मजात एरर हो जो कि उसमें डेफिशिएंसी उस चीज की या एंजाइम की, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म एरर हो, उस वजह से भी ब्रेन की जो सेल्स है न्यूट्रिशन डेफिसिट रहेगी, उस वजह से भी इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का जनरेट होना, वही क्या सीजर्स या फिर उसको क्रोनिक एक्टिविटी को बोला एपिलेप्सी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ सीएनएस। कंजेनाइटल डिफेक्ट का मीन्स ये बच्चे में एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये होता है बच्चे का जब डेवलपमेंट वूम के अंदर, मदर के जब वूम के अंदर हो रहा होता है, तब फोलिक एसिड और आयरन, इन सब की जो विटामिन है इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, मेनली आयरन और विटामिन B12, फोलिक एसिड और विटामिन B12 इनकी कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो उस कंजेनाइटल डिफेक्ट हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या, ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड। तो इनमें प्रॉपर या कोई न्यूट्रिशन डाइट नहीं थी, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट था, या कोई अदर रीजन, उन रीजन की वजह से जो सीएनएस जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाह, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से समय समय पे या एपिसोड में पर्सन्स में सीजर एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है, एबनॉर्मल सडनली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। उसी को क्या बोला, एपिलेप्सी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिर्गी या ताड़ आना या फिट्स बोल सकते हैं अपन, बच्चों के अंदर फिट्स बोला जाता है, या कन्वर्जन, अगर स्टैंडर्ड भाषा में बात करें तो कन्वर्जन भी क्या है, वो एक प्रकार से सीजर। नेक्स्ट, पॉजिटिव इटियोलॉजी की बात करें, वो है इन्फेक्शन में ऐसे इन्फेक्शन जो कि ब्रेन को मेनली इफेक्ट करता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। तो ब्रेन में स्ट्रॉन्ग टाइप के इन्फेक्शन वायरल हो या बैक्टीरियल हो, वो भी पैथोलॉजिकल चेंजेस कर सकते हैं न्यूरॉन के अंदर। और न्यूरॉन के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस और इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल प्रोडक्शन, और वही क्या है, एपिलेप्सी। तो ये भी एक इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है। तो ये तो होगी एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के बाद अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी भी अलग अलग टाइप्स की होती है। मेनली जो एपिलेप्सी के अंदर क्या है, सीजर क्या है, सीजर इज नॉट ए डिजीज, सीजर इज ओनली सिम्टम्स। सीजर क्या है, बीमारी नहीं, सीजर क्या है, सिम्टम्स है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी है वो कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ एपिलेप्सी, टाइप ऑफ एपिलेप्सी। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी में क्या है, सीजर्स। तो सीजर तो मेनली एक किसने टाइप, दो मेजर डिवाइडेशन होता है इसका, दो मेजर टाइप्स की होती है, मेनली दो मेजर डिविजन्स। तो एपिलेप्सी के अंदर क्या हो रहा है, सीजर का क्रॉनिक क्या है, क्रॉनिक एक्टिविटी सीजर्स क्या है, एपिलेप्सी। तो मेनली जो सीजर है वो सीजर के दो डिवीजन है, सीजर्स। तो सीजर्स के टाइप पढ़ रहे हैं, तो सीजर्स का ही प्रोडक्शन बार बार सीजर्स ही क्या है, एपिलेप्सी है। तो सीजर्स के मेनली कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। एक तो होता है जनरलाइज सीजर, कौन सा टाइप है,
जनरलाइज ऐसी सीजर एक्टिविटी, ऐसा सडन एबनॉर्मल एक्सेसिव जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। जनरलाइज सीजर का मतलब है ऑल ब्रेन लोब्स, दैट मीन्स ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर के अंदर मतलब पूरे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या डिस्चार्ज, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डिस्चार्ज होना, जनरलाइज वर्ड यूज फॉर होल। और होल के अंदर हेमिस्फीयर दो है, तो राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर अगर सीजर, दोनों ही ब्रेन के अंदर हेमिस्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं जनरलाइज, जिसकी वजह से सीजर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरलाइज उसको बोला जनरलाइज सीजर। दूसरा होता है पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर जिसको अपन फोकल एपिलेप्सी भी बोला जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्शियल का मतलब एक पार्ट में, ब्रेन के एक पार्ट में पैथोलॉजी, उसी पार्ट में सिर्फ एबनॉर्मल एक्सेसिव जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसी को क्या बोला, पार्शियल सीजर। तो पार्शियल सीजर मोस्ट कॉमन टाइप्स का सीजर है। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। तो पार्शियल या फोकल मतलब पर्टिकुलर पार्ट पे, पर्टिकुलर रीजन पे वो ही एबनॉर्मल डिस्चार्ज है पर्टिकुलर। इसमें क्या है, दोनों हेमिस्फीयर इंक्लूडेड है, राइट और लेफ्ट, दैट मीन्स पूरे ब्रेन के अंदर है। तो ये भी कितने टाइप्स की होती है, जनरलाइज सीजर, टॉनिक क्लोनिक सीजर जिसको ग्रैंड माल सीजर भी बोला जा सकता है, पेप्टिक माल सीजर जिसको एब्सेंट सीजर भी बोलते हैं, और थर्ड होता है मायोक्लोनिक जिसको माइनर मोटर सीजर भी बोल सकते हैं। अब अपन एक एक सीजर के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जनरलाइज सीजर क्या होता है, उसके अंदर टॉनिक क्लोनिक क्या होता है। अभी भी आप जो देख रहे हो बोर्ड के ऊपर, ये क्या है, सीजर्स के मेनली दो मेजर डिवीजन है, दो पार्ट्स है। जनरलाइज मतलब दोनों राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम है। पार्शियल का मतलब पर्टिकुलर कोई रीजन या पर्टिकुलर कोई पार्ट में है ब्रेन के, वहां पे जो है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस उसका डिस्चार्ज है, उसी को बोला फोकल एपिलेप्सी या पार्शियल। तो टाइप्स तो आपको समझ में आ गई होंगी। जनरलाइज में तीन टाइप्स, टॉनिक क्लोनिक सीजर, पेप्टिक माल सीजर और मायोक्लोनिक सीजर। इनका दूसरा नाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रैंड मैल सीजर को क्या बोलते हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर, और एब्सेंट सीजर को क्या बोलते हैं, पेप्टिक माल सीजर, और मायोक्लोनिक को बोलते हैं माइनर मोटर सीजर। इसमें पार्शियल में सिंपल पार्शियल, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन। जो सिंपल पार्शियल सीजर है इसको जैक्सनियन या मार्च सीजर भी बोला जा सकता है, जैक्सनियन या मार्च सीजर भी इसको बोला जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मार्च सीजर है टाइप ऑफ सिंपल पार्शियल या टॉनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक या पेप्टिक माल। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए, अलग अलग टाइप्स के वो सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक एक टाइप की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरलाइज सीजर। सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज सीजर। तो जनरलाइज सीजर क्या है, जैसा कि आपने देखा कि ब्रेन के बोथ हेमिस्फीयर अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो, बोथ हेमिस्फीयर में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर प्रोडक्शन है एक्सेसिव, उसी को क्या बोला, जनरलाइज सीजर। तो जनरलाइज सीजर में बोल सकते हैं जनरलाइज सीजर एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल चेंजेस फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल चेंजेस फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर। बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो है ना वो क्या कहलाता है, जनरलाइज सीजर। अब अपन जनरलाइज सीजर का जो टाइप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट है टॉनिक क्लोनिक सीजर। फर्स्ट टाइप क्या है, टॉनिक क्लोनिक सीजर, टॉनिक क्लोनिक सीजर। और टॉनिक क्लोनिक सीजर का दूसरा नाम क्या है, ग्रांड माल सीजर। दूसरा नाम क्या है इसका, ग्रांड माल सीजर। लिख देता हूं यहां पे ग्रांड माल सीजर। और ग्रांड माल सीजर में भी तीन फेज पाई जाती है। एक फेज होती है ओरा। एक फेज कौन सी होती है, ओरा। कौन सी फेज होती है, ओरा। दूसरी फेज होती है टॉनिक और तीसरी होती है क्लोनिक। टॉनिक और क्लोनिक, थर्ड फेज इसमें क्लोनिक। ओरा फेज फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। और टॉनिक क्लोनिक सीजर्स क्या है, इसके अंदर तीन जो है फेज होती है,
इसके अंदर कितनी फेज होती है? 3। ओरा फेज, ओरा फेज ऐसी फेज है सिग्नल ऑफ अप्रोचिंग। इसके अंदर क्या मिलते हैं? सिग्नल्स, सिग्नल्स। इसमें अंदर जिस पर्सन के अंदर एपिलेप्सी को जो है दैट मीन्स उसमें फर्स्ट स्टेज क्या होगी? ओरा। दैट मीन्स उसको संकेत मिलेंगे, सिग्नल्स मिलेंगे। सिग्नल्स के अंदर क्या हो सकता है? इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशन। दैट मीन्स फर्स्ट फेज ओरा फेज, ओरा फेज के अंदर पर्सन को या तो जो है वेरियस किसी टाइप्स की स्मेल आ सकती है, उसको ऐसा आभास हो सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है ओरा फेज। या पर्सन को इरिटेबल, एकदम से इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, या अनकंफर्टेबल फील करेगा, या कुछ उसको सुनाई देगा। हेलुसिनेशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं। ऑडिटरी है तो उसको कुछ चीज सुनाई देगा। इसके अलावा वेरियस जेस्टेटरी है, पर्सिक्यूटरी है, तो या तो उसको सब किसी चीज की स्मेल आ सकती है, या कुछ सुनाई दे सकता है, या कुछ विजुअल एविडेंस, या उसको कुछ दिखाई दे सकता है जो कि रियलिटी में कुछ प्रेजेंट नहीं है। हेलुसिनेशन ये क्या है कि रियलिटी में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं फिर भी उसको एक चीज का एहसास हो रहा है। तो ओरा फेज उस फेज को बोलते हैं जिसमें उसको सिग्नल मिलते हैं, क्या? सीजर आने के सिग्नल, संकेत मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओरा फेज। ओरा में वेरियस जो सिग्नल हो सकते हैं, पर्सन को किसी चीज की स्मेल आ सकती है जबकि कोई रियलिटी में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। स्मेल आ सकती है, खुशबू आ सकती है, गंध आ सकती है, या रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ये सारी कंडीशन होती है ओरा फेज के अंदर। फर्स्ट फेज कौन सी होती है? ओरा। ओरा के बाद में फेज होती है स्टिफनेस ऑफ मसल्स, स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ मसल्स, स्टिफनेस ऑफ मसल्स, जिसको क्या बोला? टॉनिक फेज। क्या बोला? टॉनिक फेज। दैट मीन्स जितनी भी मसल्स है आर्म और लेग्स की, ये इन मसल्स में क्या होगी? स्टिफनेस। दैट मीन्स इन मसल्स में क्या होगा? जकड़न आएगी। कितनी? 10 से 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड तक। तो पहले क्या ही कुछ स्मेल, इरिटेबिलिटी, ये इनकंफर्टेबल हुआ, उसी के जस्ट बाद में मसल्स में क्या आई? जकड़न, अपर लिम्स और लोअर लिम्स में। और जकड़न कितनी? 10 से 20 सेकंड के लिए। और 10 से 20 सेकंड के दौरान जिस टाइम जकड़न आई उस समय पर्सन है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब 10 से 20 सेकंड की जैसे ही पहले स्मेल आभास होगा किसी चीज का, ओरा फेज उसको बोला। दैट मीन उसको इरिटेबल सी लगेगी, उसके जस्ट 10 से 20 सेकंड में सारी मसल में क्या आई? स्टिफनेस। और स्टिफनेस आते ही समय कुछ सेकंड के लिए वो क्या? लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस है वो अचेत अवस्था में चला जाएगा सेकंड में। उसके बाद होती है क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज में होते हैं जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जर्किंग, जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मीन्स ये अपर लिम्स और लोअर लिम्स। जर्किंग का मतलब इस टाइप्स के जो है मूवमेंट वो देखने को मिलेगा। तो ये जो 3 फेज है ये कैसा है? टॉनिक, क्लोनिक, सीजर। टॉनिक फेज भी है, क्लोनिक भी है, साथ में इसमें ओरा फेज भी है। इस टाइप्स को बोलते हैं ग्रांड माल सीजर। क्या बोलते हैं? ग्रांड माल सीजर। ये होती है जो जर्किंग है, ये होती है 30 से 40 सेकेंड। तो आपसे एग्जाम के अंदर टाइमिंग पूछा जा सकता है कि जर्किंग या जो क्लोनिक फेज का टाइमिंग कितना होता है? 30 से 40 सेकेंड। और आपसे क्लोनिक का पूछा जा सकता है 10 से 20 सेकेंड। क्लोनिक का क्या है? 30 से 40 और टॉनिक का क्या है? 10 से 20 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं आपको एक जो फेज है वो समझ में आएगी कि टॉनिक, क्लोनिक, सीजर क्या होता है। ये सीजर जनरलाइज सीजर का टाइप है। कैसा? जनरलाइज का मतलब राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर इसमें अफेक्टेड होंगे। इसके अंदर 3 फेज पाई जाती है। फर्स्ट फेज ओरा। ओरा के अंदर पेशेंट को सेंसेशन स्टिमुलेशन होगा, कुछ सेंसरी इरिटेबिलिटी, अनकंफर्ट है या रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। उसके जस्ट फॉलोइंग है पर्सन को क्या होगा? स्टिफनेस ऑफ मसल्स। स्टिफनेस होगा जनरली एक्सट्रीमिटीज का, और स्टिफनेस के साथ ही पर्सन में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है। ये फेज होती है 10 से 20 सेकंड, मतलब आधे मिनट से भी कम मिनट की ये फेज। और उसी के साथ जर्किंग, मतलब इस प्रकार से फिट्स डेवलप होना, वो भी कितने? 30 से 40 सेकंड। जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटी,
ये फेज होती है। इस टाइप का अगर किसी पर्सन में सीजर की एक्टिविटी है तो उसको बोलते हैं टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी या टोनिक क्लोनिक सीजर्स। मैं उम्मीद करता हूँ एक टाइप से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेप्टिक मार्च सीजर। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है पेप्टिक मार्च सीजर। पेप्टिक मार्च सीजर को क्या बोलते हैं? एब्सेंस सीजर। क्या बोलते हैं? एब्सेंस। इस टाइप के जो सीजर एक्टिविटी में ब्रीफ पीरियड्स ऑफ अल्टर कॉन्शियसनेस, मतलब कुछ टाइम्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए 5 से 30 सेकेंड के अंदर, ये जनरली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। पेप्टिक मार्च सीजर एब्सेंस सीजर, पता भी नहीं लगता बच्चों के अंदर कब सीजर भी आके प्रोड्यूस हो गया। चाइल्डहुड के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है और 5 से 30 सेकेंड होती है। ब्रीफ जो है इसका पीरियड्स होता है, बहुत कम पीरियड्स होता है अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कुछ उस समय कॉन्शियसनेस में अल्टरेशन होता है। ये रिपीटेड, इसमें बच्चा है वो रिपीटेड आई ब्लिंकिंग, रोलिंग या रोलिंग करता रहेगा, या लिप स्मैकिंग का मतलब होठों को चबाना। तो होठों का जो है लिप स्मैकिंग की जो प्रोसेस है या रोलिंग या आई ब्लिंकिंग को बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। तो इस टाइप्स के जो सीजर्स है, एब्सेंस टाइप के सीजर किसके अंदर देखने को मिलते हैं? मेनली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट जो टाइप्स है जनरलाइज सीजर का मायोक्लोनिक सीजर, और मायोक्लोनिक सीजर को दूसरा नाम बोल सकते हैं माइनर मोटर सीजर। माइनर मोटर सीजर दैट मीन जनरलाइज, माइनर बोला मतलब थोड़ा है, मोटर जो है नर्व अफेक्टर और इसमें अंदर, तो जनरलाइज जर्किंग स्टिफनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी। तो इसके अंदर पूरे ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के अंदर जो ऐसा चेंजेस हुआ जिसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो मोटर एक्सट्रीमिटी जो मोटर फंक्शन करवा रही है, तो उस एक्सट्रीमिटीज के अंदर जर्किंग और स्टिफनेस देखने को मिली, हल्का एहसास हुआ। जर्किंग है, स्टिफनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी। इसको क्या बोला? मायो वर्ड यूज फॉर मसल्स, क्लोनिक दैट मीन्स मोटर नर्व का। आप कैसे याद रखोगे? मायो यूज फॉर मायो वर्ड का मीन्स होता है मसल्स। तो मसल्स के अंदर क्रोनिक वर्ड का अपन ने नाम देखा था स्टिफनेस और जर्किंग। तो मायोक्लोनिक सीजर्स का मतलब है एक्सट्रीमिटीज के अंदर माइनर टाइप का है, मसल्स के अंदर इस टाइप की जर्किंग होगी। इसके अंदर कोई अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट जो जनरलाइज सीजर था, 3 टाइप्स का था, अपन ने तीनों की अलग अलग बात कर ली। फर्स्ट अपन ने देखा था टोनिक क्लोनिक जिसके अंदर 3 फेज देखी थी, सेकंड पेप्टिक मार्च सीजर और थर्ड मायोक्लोनिक सीजर जिसको माइनर मोटर सीजर भी बोला गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो सेकंड जो टाइप है सीजर का वो है पार्शियल सीजर। पार्शियल का मतलब है, पार्शियल को अपन दूसरा नाम क्या बोला? फोकल एपिलेप्सी। फोकल का मतलब ब्रेन के पर्टिकुलर एक पार्ट से। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पार्शियल सीजर। और पार्शियल सीजर को क्या बोला? फोकल एपिलेप्सी। क्या बोला? फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी का मतलब है ब्रेन के पर्टिकुलर एक पार्ट से इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा जिसकी वजह से सीजर प्रोड्यूस होगा, उसी को क्या बोला? पार्शियल या फोकल। ये कितने टाइप्स का होगा? ये देखा था अपन ने सिंपल पार्शियल सीजर, दूसरा देखा था कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर जो है, इस सिंपल पार्शियल सीजर के अंदर पर्सन कैसा रहता है? अवेक रहता है। जाग मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर पर्सन है वो अवेक रहता है। पेशेंट है जिसके अंदर सीजर, वो अवेकिंग रहेगा, उसके अवेक में ही क्या हो जाएगा? सीजर एपिसोड आ जाएगा। सीजर एपिसोड, अवेक कंडीशन के अंदर सीजर एपिसोड आएगा पर्सन के अंदर। और इसी को क्या बोला? इसी को बोला जैक्सनियन या मार्च सीजर। ये कैसा होता है सीजर? सिंपल टाइप्स का सिंपल पार्शियल सीजर होता है। मार्च सीजर का वर्ड मीन्स होता है क्लासिक, इसका मीन्स होता है जो सीजर से वो बिगिंस कहां से होगा? बिगिंस टू आर्म्स। मतलब पहले सीजर का जो एपिसोड है किसमें देखने को मिलेगा? प्रोग्रेस कहां पे होगा? थंब या पैर में है तो थंब से आर्म्स के अंदर, और अगर हाथों में है तो अंगूठे से
इस तरफ, तो दैट मीन्स पांव से स्टार्ट होगा। इसमें आप लिख सकते हो थंब से, थंब आप मार्च सीजर्स का बेसिकली आप लिख सकते हो नीचे से सीजर, तो थंब से आप लिख सकते हो थंब टू आर्म्स। दैट मीन्स सबसे पहले सीजर देखने को कौन सा मिले, पैर का जो अंगूठा है उसके अंदर, थंब का जो अंगूठे के अंदर है, सबसे पहले सीजर एक्टिविटी वो शो होगी। उससे फिर धीरे धीरे आर्म्स के अंदर ये सीजर्स इस टाइप के मूवमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो ये होगा सिंपल पार्शियल। पार्शियल सीजर का मतलब पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट है, लोकल डिस्चार्ज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ब्रेन। पार्शियल सीजर में क्या है, लोकल, ये कॉमन टाइप्स का सीजर है। और इसके अंदर फर्स्ट सिंपल को बोला जैक्सनियन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव विषय। तो मार्च सीजर क्या है, क्लासिकल टर्म, थम्स टू आर्म्स की तरफ ये प्रोग्रेस होता है, आर्म्स की तरफ ऊपर की तरफ प्रोग्रेस होता है। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स सीजर, सेकंड इसका जो टाइप है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का मीन्स ये है इसके अंदर लेवल ऑफ, जब जी सीजर जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, सीजर आएगा और सीजर के बाद में जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या होगी, एलओसी है, एलओसी अल्टर। दैट मींस सीजर के बाद में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर्सन है वो बेहोश हो सकता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए। इसमें है पर्सन बेहोशी के जस्ट बाद में वापस होश में आएगा जब कॉन्शियसनेस में, तो पर्सन है वो लिप स्मैकिंग, इसके अलावा पिकलिंग ऑफ क्लॉथ या कपड़ों को में ऐसे पिकलिंग जो है देखने को मिलेगा, या च्युइंगिंग कुछ ऐसे चबाते हुए देखने को, हर वो च्युइंगिंग एक्टिविटी, पिकलिंग ऑफ क्लॉथ या लिप स्मैकिंग जो है, ये सारे जो कंडीशंस है उस पर्सन के अंदर देखने को मिल सकती है कॉम्प्लेक्स टाइप में। तो कॉम्प्लेक्स वाले में क्या होगा, सीजर प्रोड्यूस होने के बाद में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टरेशन होगा, और उसके बाद में पर्सन ने या तो लिप स्मैकिंग या फिर आप पिकिंग ऑफ क्लॉथ या कपड़ों को जो चबाने लग सकता है, या च्युइंगिंग करने की जो है पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी में क्या देखा था आपने, ब्रीफ डिस्कशन वापस कर रहा हूँ। दो टाइप्स के देखे थे, जनरलाइज सीजर और पार्शियल। जनरलाइज में अपन ने देखे थे तीन, कितने देखे थे, तीन, टॉनिक क्लोनिक देखे, पेप्टिड माल और मायोक्लोनिक, और इसमें देखे थे सिंपल और पार्शियल। इस प्रकार ये जो टाइप्स है वो कंप्लीट होते हैं। टाइप्स के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो इस एपिलेप्सी की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, इसका मेनली एक ही कॉम्प्लिकेशन है, स्टेटस एपिलेप्टिक्स बोलते हैं। इसका मीन्स ये है कि पर्सन के अंदर जो ये एपिलेप्सी में क्या होता है, सीजर्स बार बार है, तो सीजर्स का जो ड्यूरेशन है लॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन सीजर एक्टिविटी आई जैसा कि अपने सेकेंडों के अंदर पढ़ा, लेकिन यही जो ड्यूरेशन है ये मिनटों के अंदर चला जाए, मिनट्स के अंदर चला जाए, और मिनट्स में भी आया और वापस जो है ये प्रोसेस, दैट मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ सीजर्स एक्टिविटी, वो क्या है, स्टेटस एपिलेप्टिक्स। स्टेटस ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिलेप्सी, कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, स्टैटिक एपिलेप्सी। स्टैटिक एपिलेप्सी का मीन्स क्या है कि पर्सन के अंदर जो सीजर एक्टिविटी है वो क्या हो रहेगी, कंटिन्यूस सीजर एक्टिविटी, कंटिन्यूअस सीजर एक्टिविटी। तो कंटिन्यूस जो सीजर्स की एक्टिविटी है विदाउट पॉज। इस विदाउट पॉज का मीन्स ये रुकेगा नहीं। अपन अभी जो सीजर्स पढ़े, सीजर्स के अंदर सेकेंडों का था, इसके अंदर कोई पॉज नहीं है, लगातार सीजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लगातार का मतलब है 5 से 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक। और ये इतना सीवियर होता है कि पर्सन के अंदर डेथ भी हो सकती है। इसके अंदर सिडेटिव देते हैं, क्या देते हैं, सिडेटिव डायजीपाम है वो देते हैं पर्सन को, डायजीपाम्स। इसमें सीजर एक्टिविटी कंटिन्यूटी विदाउट पॉज, इसी को क्या बोला, स्टेटस एपिलेप्सी। जब एपिलेप्सी किसी पर्सन की हिस्ट्री में है या मिर्गी की शिकायत है, उसको अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो मिर्गी है वो कन्वर्ट किस में हो सकती है, स्टेटस। दैट मींस ऐसी कंडीशन आ सकती है उसमें लगातार सीजर है वो प्रोड्यूस हो सकता है, लगातार सीजर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोसिस। तो सीजर
क्या होता है सीजर के बारे में अपने देख लिया। सीजर का कंटिन्यू रूप क्या है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के अपने टाइप पढ़ लिए और टाइप के बाद में क्या है, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस मेनली क्या होता है, डायग्नोसिस की वजह से ही डिजीज की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसके अंदर डिजीज। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। हिस्ट्री के अंदर पेशेंट बताएगा मेरे को पहले इस तरह की स्मेल आई, स्मेल आने के बाद मेरे में हाथों पैरों में जकड़न हुई, स्टिफनेस आई, स्टिफनेस के बाद में मेरे इस तरह से हल्के मूवमेंट्स या करंट वो जो है झटके देखने को मिले। तो ये हिस्ट्री में पेशेंट बताएगा। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा, आप ब्रेन की क्या कराओ, ईईजी। ईईजी ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और अगर ईईजी है वो क्या है, एबनॉर्मल है। ईईजी में क्या होता है, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको लीड्स के द्वारा रिकॉर्ड करके एक पेपर पे, ये अब आपका क्या है, ये क्या है, ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन। और ब्रेन से क्या जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये एक लीड्स के थ्रू कहां जाएगी, मशीन में। कहां जाएगी, मशीन में। एक मशीन होती है जिसपे लीड्स होती है, वो लीड्स वेरियस जो लीड्स है ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पे है वो लगा दी जाती है। और ये लीड्स कहां जाती है, मशीन के अंदर। कहां जाती है, मशीन। तो ब्रेन के वेरियस एरिया में लीड का प्लेसमेंट करके मशीन से अटैच कर दी। थी ये मशीन इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, चाहे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, सभी को ये क्या करेगी, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड करके एक पेपर के रूप में पेपर में ये ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है वो कर देगी। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ये पता लग जाएगा कि कौन से ब्रेन में अलग अलग लीड की क्या होगी, अलग अलग प्रेजेंटेशन होगी। उससे जो पैथोलॉजिस्ट है जिसको या जो इसका डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस को रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसको पता लग जाएगा कि कौन से ब्रेन के पार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वो नॉर्मल चल रही है, किसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वहां ज्यादा है जिस लीड में ज्यादा, दैट मींस उस पार्ट में क्या है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। और एबनॉर्मल डिस्चार्ज की वजह से पर्सन में ऐसी शिकायत है वो देखने को मिली, सीजर प्रोड्यूस हुआ। तो डायग्नोसिस मेनली क्या है, हिस्ट्री, फिजिकल, और मेनली डायग्नोसिस है वो ईईजी के द्वारा ही किया जाता है। ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्टडी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जब डायग्नोस हो गया तो नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। अब सीजर का जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट। अपन क्या पढ़ रहे हैं, एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी का क्या पढ़ रहे हैं अपन, मैनेजमेंट। तो पेशेंट को जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में पर्सन में क्या हो रहा है, मस्कुलर स्टिफनेस और जर्किंग हो रही है। तो मेन जो पेशेंट में है, पेशेंट अगर खड़ा है उस खड़े में, क्योंकि जो ये सीजर्स है कभी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, या कहीं तैर रहा है, या नहा रहा है, खाना खा रहा है, या खड़ा है जैसे अभी मैं आपके सामने हूं, तो किसी भी टाइम से सीजर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ब्रेन में होगा, सीजर प्रोड्यूस। तो किसी भी वक्त पेशेंट में सीजर प्रोड्यूस हो सकते हैं जिसमें डिजीज कंडीशन है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट की क्या होती है, सेफ्टी। तो अगर पेशेंट को अगर कहीं बेड पे सीजर प्रोड्यूस हो रहे तो सबसे पहले उसको क्या करना है, फ्लैट सरफेस पे उसको लेटाना है, ताकि फर्स्ट गोल क्या होता है, प्रोवाइड फ्रॉम इंजरी, प्रोवाइड फ्रॉम या प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। तो उसको इंजरी से बचाना नर्स का एक फर्स्ट गोल होता है, प्रोटेक्ट। ये कई बार जो है आप 7 स्टार इसको मान सकते हो क्वेश्चन को, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि सीजर पेशेंट को प्रोड्यूस हो रहे तो एज ए नर्स आप क्या करोगे, पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे इंजरी से। दैट मीन्स अगर पेशेंट को बेड पे अगर सीजर है या स्टैंडिंग है तो उसको तुरंत पेशेंट को कहां पे लेना है, क्लाइंट ऑन फ्लोर लेना, फ्लोर के ऊपर उसको पेशेंट को लेटा देना है। पेशेंट को सबसे पहले कहां लेना है, फ्लोर के ऊपर। और अगर बेड पे है तो बेड पे क्या करोगे आप, साइड रेल्स लगा दो, साइड रेल्स। अगर पेशेंट स्टैंडिंग में कोई है तो उसको जमीन पे लेना है, अगर बेड पे है तो साइड रेल लगानी,
ताकि वो बेड से नीचे नहीं गिरे, क्योंकि उसमें क्या होगा, मूवमेंट्स होगा, जर्किंग होगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के और उसको इंजरी हो सकती है। तो फर्स्ट गोल क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। इसके बाद में सेकंड होता है केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इवेंट्स एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजर। दूसरी होती है केयरफुली ऑब्जर्वेशन, केयरफुली ऑब्जर्व या रिकॉर्ड। दैट मीन्स पर्सन में आपको लग रहा है सीजर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी देख ली, सेफ्टी के बाद में आपको नोटिस उसको ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है कि पर्सन के अंदर किस टाइप से सीजर एक्टिविटी थी और कितने टाइम्स था। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। तो टाइम से ये पता लग जाएगा कि किस टाइप्स का उसको सीजर एक्टिविटी हुई है, किस टाइप्स की उसको एपिलेप्सी है। स्टेटिक मतलब लगातार आ रहे हैं तो उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया है, दैट मीन्स स्टेटिक एपिलेप्टिक्स है। शॉर्ट टाइम्स के लिए है या पर्टिकुलर गोल मतलब ओनली एक्सट्रीमिटीज में है या पूरा कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ अल्टर्ड हो रहा है, कितना हो रहा है, उन सबको क्या करना है, केयरफुली मॉनिटर करना। तो सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ या ड्यूरिंग या इवेंट्स ऑफ सीजर्स। इवेंट्स और टाइम इवेंट्स है वो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड। सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड मैनेजमेंट ये होगा। थर्ड होता है मेंटेन पेशेंट एयरवे। थर्ड क्या मैनेजमेंट है, एयरवे मेंटेन। जैसा कि आप जानते हो कि पेशेंट की प्रायोरिटी क्या है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। तो एयरवे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो पेशेंट में सीजर के दौरान कुछ सिक्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एयरवे है वो मेंटेन रखना है। दैट मीन्स पेशेंट के एयरवे मेंटेन कैसे, तो आप माउथ के अंदर अगर कोई चोकिंग कंडीशन है या सिक्रेशन है, अगर लेटा दिया तो उसको लेटरल पोजीशन देनी ताकि जो सिक्रेशन है वो ड्रेन आउट हो जाए, माउथ से बाहर निकल जाए। अगर आपके पास सक्शनिंग है तो ड्यूरिंग सीजर कोई भी प्रोसीजर आपको नहीं करना है, टंग बाइट हो सकती है पेशेंट की, तो टंग बाइट को मॉनिटर करना है। साथ में पर्सन के अंदर एयरवे का जो है, अगर गर्दन का इम्बेलेंस है तो उसका अलाइनमेंट करके जो नेक का और एयरवे को मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो है सक्शनिंग करना है, फ्लूइड और एयर सक्शनिंग की सहायता से जो एयरवे का जो मार्ग या एयरवे जो वे है उसको क्लियरेंस करना है। इसके बाद में पेशेंट का हेड है वो टर्न कर देना है साइड, वो लेफ्ट लेटरल साइड कर सकते हो, राइट लेटरल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जनरली करते हैं लेफ्ट लेटरल साइड पोजीशन देते हैं पेशेंट को, ताकि जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाए, ड्रेन आउट। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट के पास में रहना है, रिमेन टू द पेशेंट, डू नॉट स्ट्रेन। पेशेंट को क्या नहीं करना है, बांधना नहीं किसी भी प्रकार से, पेशेंट के पास में ही रहना है ताकि वो बेड से फॉल डाउन नहीं हो जाए, किसी भी प्रकार की उसको इंजरी नहीं है। तो रिमेन विद पेशेंट, डू नॉट स्ट्रेन। तो पेशेंट को कोई भी स्ट्रेन है वो रिस्ट्रेन काम में इसको नहीं लेना है। बांधने की परमिशन अपन को जनरली नहीं होती, बिना कंसेंट है वो रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। तो पेशेंट के रिमेन आपको पास में रहना है और साथ में पेशेंट को क्या नहीं करना है, रिस्ट्रेन। उसके बाद में जितने भी टाइट क्लॉथिंग है, टाइट कपड़े है, तो उसको क्या करना है, लूज। तो लूज द रेस्ट्रिक्टिव टाइट क्लॉथिंग। तो जो रेस्ट्रिक्टिव टाइट क्लॉथिंग मतलब जो बंद ऐसे कपड़े हैं या उसका ऐसा कोई टाई वगैरह लगा रखी है, ऊपर का बटन बंद है, या अगर फीमेल है तो उसका मतलब जो इनर गारमेंट्स है बहुत ज्यादा अगर टाइट है तो उनको क्या करना है, लूज करना है। या उसका ऐसा कोई शूट पैंट का बहुत ही टाइट है तो बॉडी कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो उनको क्या करना है, गाउन वगैरह प्रोवाइड करवाना है। और अगर मेल है तो उसका शर्ट है तो बटन उसके ओपन कर दें ताकि वो क्या हो जाए, लूज हो जाए। तो क्लोथिंग को क्या करना है, लूज। और उसके बाद में नेक्स्ट गोल होता है आईवी मेडिकेशन। पर्सन को सीजर के जस्ट बाद में क्या देते हैं, आईवी मेडिकेशन। आईवी मेडिकेशन में एंटी कन्वर्जेंट देते हैं, डाइजीपाम, और जो एंटी सीजर ड्रग है फेनिटोइन और सोडियम वेल्पोरेट, फेनिटोइन सोडियम और वेल्पोरिक एसिड। ये वेल्पोरिक एसिड और कार्बामाजिपाइन, ये सारी ड्रग्स से उसको आईवी एडमिनिस्टर करनी है। और ये ड्रग्स जो है, ये ड्रग्स देने के बाद में उसमें जो मोनेटाइजेशन करना है कि उसके बाद कितना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ या नहीं। उसके बाद में पेशेंट को इंपॉर्टेंस बताना है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे रहना है, क्योंकि कभी भी आपके अंदर सीजर प्रोड्यूस होकर आपको एपिलेप्सी या मिर्गी आ सकती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिन को आपको पेशेंट को गाइड करना है, बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिन का लाइन अबाउट द लाइफ लॉन्ग मेडिसिन, कि आपको जिंदगी भर आपको दवाई लेनी, नहीं तो आप किसी भी वक्त जब आप अकेले हो तब आपको सीधे आ गए तो आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि आप
जो है सलाइवा अगर ड्रेन आउट नहीं हो तो एक्सपिरेशन होके एक्सपिरेशन में पेशेंट को डेथ भी कोज हो सकता है। और समटाइम्स अगर इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर एक होता है समटाइम्स सर्जरी। अगर कोई पता लगता है ब्रेन में सीटी और एमआरआई के ब्रेन में कोई ट्यूमर है, उस ट्यूमर की वजह से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, तो उस ट्यूमर को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये इसका मैनेजमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो क्लास है अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए थोड़ा फास्ट अगर लगे तो अगर आप कमेंट्स में सजेशन कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट क्लास है उसमें इम्प्रूव करने की जो कोशिश करूंगा। तो अगर फास्ट आपको लगी या स्लो लगी तो आप अपना जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। तो थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।